बॉयज से ज़्यादा लड़कियां इस चीज़ को लिंक करती हैं कि गोवा में तो प्रोस्टिट्यूशन ही होता है। अगर आप अपनी वाइफ से बोल दो कि मैं दोस्तों के साथ गोवा जा रहा हूँ, तो उसके फर्स्ट थॉट बैक ऑफ द माइंड यही आता है कि अरे यार वहाँ तो इतना इट्स लाइक इंडिया का बैंकॉक। मैन आर मैन, सुधर सकता नहीं। बिल्कुल। तो गलतियों से सीखने की जगह और गलती करते हैं, तो एकदम से जैसे वो कहते हैं ना, फ्रीडम मिली तो छुट्टा सांड हो गया। तो ईशान सर, आपने जैसा प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बताया अपनी बुक में, तो आपको लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन सही है इंडिया में? तो ईशान सर, जैसा कि आपने बताया सारी नॉलेज दी प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, तो क्या आप कभी इन्वॉल्व हुए इन सारी चीज़ों में? जो आदमी यहाँ पे 180 ml पी के हल्का सा लहर जाएगा, वो वहाँ को 360 पी जाए तो और मस्त दारू में दम नहीं है, मतलब वहाँ की दारू में दम दारू के में दम की बात नहीं है, वाइब में बहुत दम है। अच्छा, वाइब, गोवा की वाइब में बहुत दम थोड़ा है। कंपटीशन चलता होगा दोस्तों के बीच में कि यार मैं तो नीट पी लूंगा भाई आज, इस तरह का ना। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की वाइब में इतना दम है कि वो आपको सेंस नहीं खोने देगी। अच्छा, आपको एंजॉय फुल कराएगी, लेकिन सेंस नहीं खोने देगी। बिल्कुल। तो ईशान सर, आपके अकॉर्डिंग दोस्त अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? दोस्त ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, दोस्त से वो सिर्फ कमीने होते हैं। वही 4 दोस्तों की ये कहानी है जो अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। एक टाइम पे बहुत बिंदास लाइफ जीते थे, बिल्कुल डूड जिनको हम कहते हैं। बिल्कुल। बट उम्र के साथ वो सब बदलना पड़ता है, फैमिली के लिए आपको चेंज करना पड़ता है। उसके बाद दोस्ती कैसे होती है, मतलब दोस्ती में एक दूसरे का साथ कैसे देना होता है। पता है कि मेरा दोस्त गलत जगह जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन उसका साथ देते हुए उसको सही रास्ते पे लाना, बिल्कुल, यही दोस्ती होती है। तो ईशान सर, आप ये बताइए कि आपने कॉर्पोरेट के ऑफर्स छोड़ दिए, तो आपको अभी रिग्रेट नहीं होता कि आप कॉर्पोरेट ज्वाइन नहीं कर पाए? ये हेलो गाइस, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे गेस्ट जिन्होंने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है एस्केप टू गोवा, और इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी को पूरा बुक में समाहित किया है। तो आज मिलते हैं ईशान द्विवेदी सर से, जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आए हुए हैं। तो वेलकम ईशान सर, आप अपने बारे में बता सकते हैं हमें? थैंक यू नितिन जी, मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, वेलकम। मेरा नाम ईशान द्विवेदी है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है सर। और बाय प्रोफेशन एक बैंकर हूँ, और बाय पैशन अब राइटर हूँ। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग भी करी हुई है पहले? जी, इंजीनियरिंग भी मैंने करी हुई थी। मैं अच्छा। 2011 का पास आउट हूँ। ओके। उसके बाद फिर बैंकिंग की तरफ रुझान हो गया। अच्छा, फिर अब इसके ऑथर अब बन गया। राइटिंग की ओके। तरफ रुझान हो गया। तो सर, आपकी थोड़ी जो जर्नी है, जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले आपने इंजीनियरिंग करी, फिर इसके बाद आपका जो बैंकिंग सेक्टर में आपका इंटरेस्ट बना, और फिर आपका जो ये इंटरेस्ट है वो एज ए ऑथर बन गया। तो मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है कि आपका ये लाइफ ट्रांजिशंस इतनी जल्दी जल्दी कैसे होने लगे? देखिए नितिन जी, ये काफ़ी लंबा टेन्योर की कहानी आपने पूछ दी। इंजीनियरिंग उस समय 2006 में जब मैं वो 12th कंप्लीट किया, ओके। तो एक भेड़ चाल चल रही थी, सभी इंजीनियरिंग कर रहे थे, सभी बीटेक कर रहे थे 2011 के टाइम हाँ, में। मैंने खुद मतलब 2014 के टाइम में की। अच्छा ओके। ये मुझे नहीं पता था। ओके। तो 2007 में मैंने इंजीनियरिंग, सबने पुश किया, सब कजिन्स कर रहे थे, तो ओके। मैंने भी कर लिया। ओके। फिर करते करते अच्छा गया 2011 तक। बहुत ही 4 साल एंजॉय किया लाइफ को। ठीक मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ सिखा के भेजी थी कि 2007 में जब मैं गया, मुझे लोकल कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल रहा था, कानपुर के कॉलेजेस में। ओके। बट उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वो आपके लिए स्कूल जैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल। आप टाइम से घर से जाओगे, घर आ जाओगे, आप लाइफ नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। बिल्कुल। तब मुझे बहुत खराब लगा था कि ये बताओ, फादर घर से दूर भेज रहे हैं, लोग चाहते हैं कि बच्चे पास में रहें। बिल्कुल। तब मैं उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाया था कि वो मेरे लिए बेटर सोच रहे थे। बिल्कुल। मैं गया, बिल्कुल नया परिवेश, सब कुछ बिल्कुल नया, कुछ समझ में नहीं आया। कभी मैंने घर में प्याज भी नहीं काटा था, और वहाँ जाके सब कुछ अपने हाथ से करना। ओके।
काफ़ी तो चैलेंजिंग काफी रहा। चैलेंजिंग रहा आपका हाँ, सफर फिर इंजीनियरिंग का भी। इंजीनियरिंग का, ओके। बट वो सिर्फ 2-3 महीने ही रहा। अच्छा। फिर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टलर्स का ग्रुप बन जाता है हम्म। तो तो घर आपकी जाने का वाइब्स मन नहीं मैच करता। होती हैं और आप हाँ, उसमें ही ढल जाते हो बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। तो वहाँ पे 4 साल बहुत अच्छा समय कटा। आज भी 18 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वही सारे दोस्त उसी प्रेम से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का हम सब। ठीक है। तो उसी पे जब 11 में पास आउट हुआ तो मेरे पास 2 जॉब ऑफर्स आए ओके, बैंगलोर में। कॉर्पोरेट्स के। हाँ, ओके। कॉर्पोरेट्स के बहुत अच्छे जॉब ऑफर्स आए, ठीक है। बट वही था, बैंगलोर के जॉब ऑफर्स थे। मैंने अपने फैमिली में देखा हुआ था कि किस तरीके से मेरे मदर फादर ने सेक्रीफाइसेस किए हम लोगों के लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। ओके। माय फादर कुड हैव टेकन अ प्रमोशन और बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकते थे, ही वॉज अ नॉलेजेबल पर्सन, बट वो अपनी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बैंकिंग में ऐसा होता है कि आप प्रमोशन लेंगे आपका ट्रांसफ़र दूर होगा, बिल्कुल। तो उन्होंने वो फॉरगो किए। वही मुझे स्ट्राइक किया कि उन्होंने अपने फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, हम लोग के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, तो क्यों आप ना करें ना। क्यों मैं ना करूं। बिल्कुल। क्योंकि बैंगलोर में चला जाता, बहुत अच्छा करियर बनता, लेकिन ये था कि सब कुछ करियर ही नहीं होता, कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ कुछ फीलिंग। रिलेशनशिप्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो ईशान सर, आप ये बताइए कि आपने कॉर्पोरेट के ऑफर्स छोड़ दिए, तो आपको अभी रिग्रेट नहीं होता कि आप कॉर्पोरेट ज्वाइन नहीं कर पाए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मल्टीफोल्ड क्वेश्चन है। इसमें है क्या ओके। कि देखिए, रिग्रेट अब आप किसको मानोगे उस पर डिपेंड करता है। अब मैं घर से सुबह जब निकलता हूँ तो पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके निकलता हूँ, बिल्कुल। और शाम को जब आता हूँ तो उनके चेहरे पे एक संतुष्टि देखता हूँ कि हाँ बेटा घर आ गया। बिल्कुल। तो अब मेरे लिए यही मेरा पैकेज है और यही मेरी प्रमोशन की पोस्ट है। बिल्कुल। किसी के लिए अलग भी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी यही है कि जब उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, अब जब मेरा टाइम आए मैं कहीं और चले जाऊं सिर्फ पैसे के लिए, तो ये मुझे अंदर से नहीं गवारा किया। बिल्कुल। तो आपके लिए आपके पेरेंट्स आपकी हाँ, प्रायोरिटीज हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग को यही करना चाहिए। बिल्कुल। हर एक के हालात डिफरेंट होते हैं, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। हम्म। मेरे लिए ये प्रायोरिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, कि बिल्कुल। फाइनेंशियली फादर का भी सपोर्ट है, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी वाइफ का है, क्योंकि वो भी इतने साल से पूरा घर मैनेज कर रही है। आजकल नहीं करता कोई, बिल्कुल। वो भी चाहते अलग रहे, ये करे। कभी उसने मुझसे लास्ट 10 ईयर्स में कभी नहीं कहा, उसी डेडिकेशन के साथ लगे। तो इसलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे वो अच्छे मौका दिया है। रिलेशनशिप्स भी दिए हैं। हाँ, मौका भी दिया है कि मैं कुछ सर्व कर पाऊँ अपने बिल्कुल। पेरेंट्स को। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर, फिर आपने बताया कि आप बैंकर भी हो, तो फिर बैंकिंग सेक्टर में आप कब ज्वाइन हुए आफ्टर मैं इंजीनियरिंग? हाँ, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के 1 साल बाद ओके। 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ओके। इलाहाबाद बैंक में। ठीक है। अब इंडियन बैंक वो मर्ज होने के बाद ओके। कहलाता है। तो उसमें सिलेक्शन हुआ, तब से बैंकिंग अपना चल रही है, बहुत अच्छा स्कोप है। लोग को कहते हैं कि हाँ प्रेशर है, वाकई प्रेशर है, बढ़ गया है बैंकिंग सेक्टर पे। पहले जैसा लोग लगता सरकारी नौकरी मजा करते होंगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं रह गया है। हाँ। बट तब भी काफ़ी बेटर है, अगर आप जनरल पब्लिक में कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर जॉब है। अच्छा। तो मैंने जैसे देखा कि बैंक्स में काफ़ी भीड़ होती है, 6 बजे के बाद भी बैंक्स खुले रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी लोगों के जो माइंडसेट है वो ये है कि आपने जैसा बताया कि गवर्नमेंट जॉब है, काफ़ी रिलैक्स लाइफ है, चिल लाइफ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अपडेट नहीं ले रहा है, हाँ। लाइक कॉर्पोरेट ना। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैंने गौर किया पर्सनली कि चाहे वो SBI क्यों ना हो, 6 बजे के बाद भी बैंक्स खुली रहती हैं। बिल्कुल। तो और आई थिंक मैंने देखा है खुद, कभी मुझे टाइम मिला और मुझे जो ऑफिशियल टाइम होता है बैंकिंग का, उसके बाद भी अगर मैं जा रहा हूँ तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं एम्प्लॉयज़ वहाँ के। तो मतलब इसका क्या राज है, मतलब ये क्यों, मतलब इतना प्रेशर आ रहा है बैंकिंग सेक्टर पे? एक्चुअली है क्या कि आजकल कोई भी जॉब हो गई,
कोई भी आपका बिजनेस हो गया, बिना प्रेशर के कंपटीशन बहुत है, बिल्कुल। और उस कंपटीशन को मीट करने के लिए आपको अपना 110% देना पड़ता अच्छा, है। उसमें भी अप्रेजल्स होते होंगे। हाँ, अप्रेजल्स एज सच देखिए वो फिक्स सैलरी है, उतना ही सब कुछ होना है। ज्यादा काम करने का भी आपको बहुत ज्यादा कोई रिवॉर्ड नहीं अच्छा, मिलेगा, अच्छा। कम काम करने का भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बट आज देखिए हम लोग यूथ हैं, हर एक को लगता है कि अपना सैलरी जस्टिफाई एटलीस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। भाई को 9 बजे तक हम बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? ठीक है। क्योंकि हम उस संस्था से जुड़े हैं, हमें लगता है कि उसका बेटरमेंट होना चाहिए। अगर वो मुझे बिल्कुल। सैलरी दे रही है, मुझे ब्रेड अर्न करके सो दे यू रही आर है, लॉयल टू योर कंपनी और श्योर ऑर्गेनाइजेशन। सभी को होना चाहिए, ओके, सभी को होना चाहिए। नाइस। तो ईशान सर, आप ये बताइए हमें कि आपने बहुत सारे प्रोफेशंस चुने, इंजीनियरिंग करी, बैंकिंग करी, फिर इसके बाद आपने ये बुक लिखी जो है एस्केप टू गोवा, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं पॉडकास्ट में, तो इसके बारे में कुछ हमें आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी नितिन जी, था क्या कि गोवा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है। ओके। मैं फर्स्ट टाइम, जब मेरी शादी हुई थी 2015 में, फर्स्ट टाइम मैं तब गया था गोवा। ओके। और उसके बाद से आज तक हर साल में एक ट्रिप मेरी हुई है। 10 साल हो गए मुझे, अभी भी 10 तारीख को मैं जा ही रहा हूँ गोवा। ओके। तो मतलब गोवा बिल्कुल वो नानी का घर जैसा नहीं होता है कि हर छुट्टियों में चले गए, ओके। उस तरीके से है गोवा। ओके। तो जनरली दोस्तों के साथ जाना होता है, तो इट्स लाइक सेकंड होम ऑफ सेकेंड होम। तो बहुत सारी इस 10 ट्रिप में, 10 सालों में बहुत सारे कहानी, किस्से। और मैं प्रेफर करता हूँ ऑफ सीज़न जाने का। ऑफ सीज़न में क्या होता है, आप लोकल समझ सकते हो, लोकल लोगों से मिल सकते हो। ठीक है। सीज़न में जाएंगे, किसी के पास वहाँ परवाह नहीं है, आप जाइए नाच कूद के चले आइए, कोई लेना देना नहीं। ऑफ सीज़न में जाते तो आप लोकल लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, लोकल गोवन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो उन्हीं से एनेक्डोट्स ले लेके, छोटे छोटे किस्से ले लेके, ये वही इस बुक में पूरे हैं। है क्या कि पता बहुत कुछ था, समय नहीं मिलता था। बैंकिंग जैसा डिस्कस ही हुआ, हेक्टिक जॉब है। अभी रिसेंट 6 मंथ पहले मेरा एक मेडिकल इशू हुआ, जिसकी वजह से मैं 25 दिन बेड पे रहा। तो उस दौरान करने को कुछ था नहीं, लैपटॉप उठाया, यही छोटे छोटे किस्से लिखना शुरू किया। फिर धीरे से एक दो कलीग्स को पढ़ाया, उनको अच्छा लगा। तो उसी में फिर इसको एक बुक के फॉर्म में उन्होंने सजेस्ट किया कि डेवलप करो, अच्छा कंटेंट है। तो आपने एक तरह से आपदा को अवसर बना दिया। आपदा को अवसर बना दिया। अच्छा। तो उसमें फिर हुआ कि कैसे इसको करें। फर्स्ट बुक है, कभी राइटिंग एक्सपीरियंस नहीं। बहुत लोगों ने इसमें सहयोग किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, कैसे लिखना चाहिए, कहाँ से क्या आना चाहिए। फिर उसके बाद हुआ कि नाम क्या रखें। बहुत बड़ा, बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि नाम क्या रखें। बिल्कुल। तो ऐसे ही मैं एक अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, वो अपनी वाइफ के साथ इशू बता रहा था कि फैमिली में यार इतना टेंशन रहता है, ऐसे बोलते मन करता है भाग जाए कहीं पे, एस्केप। बिल्कुल। हमने कहा कहाँ भागोगे? कहता है चलो गोवा चलते हैं। तो हमने कहा एस्केप टू गोवा। बस फिर वहीं से ये नाम हिट कर गया ओके। कि यार ये बहुत सही चीज़ है। इस बुक में का नाम एस्केप टू गोवा तो इस तरीके से पड़ा। अब बाकी चीज़ें भी बहुत कुछ हैं, डिटेल्स में बताऊंगा नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं। बिल्कुल। भाई आपकी ऑडियंस पढ़ेगी नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा। अमेजॉन पे बेस्ट सेलर हमारी बुक बन चुकी है। हाँ। ओके। तो सर आप ये बताइए कि जो बुक है वो आपने जैसा बताया कि आपने जो लोकल डिस्कशंस हुए वहाँ के गोंड लोगों से, तो वहाँ का जो भी डिस्कशन है उसको आपने एक स्टोरी के फॉर्मेट में इस बुक में प्रेजेंट किया है। तो जो मेन की हाइलाइट्स हैं बुक की, तो कुछ की हाइलाइट्स अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली किस्से तो उनके उठाए, लेकिन इसको स्टोरी में दूसरी तरीके से मैंने पिरोया है। बिल्कुल। मैंने इसमें लिया है मिडिल एज्ड पर्सन, जो मैं भी हूँ इस समय। हम लोग वही 35 से 40 के बीच के जो रेंज के लोग हैं। हम लोग अपनी लाइफ में इतना उलझ जाते हैं क्योंकि करियर भी है, बच्चे भी हैं, लोन की EMIs भी है, घर भी बनाना है, पेरेंट्स को भी देखना है, कि अपने आप को थोड़ा पीछे रख देते हैं। बिल्कुल। अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा पीछे रख देते हैं और बाकी लोगों को प्रायोरिटीज फैमिली में ज़्यादा देते हैं। तो एक टाइम आता है कि जब हम इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि मन करता है कि आज
भाग जाए कहीं। बिल्कुल। वही 4 दोस्तों की ये कहानी है जो अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। एक टाइम पे बहुत बिंदास लाइफ जीते थे, बिल्कुल डूड जिनको हम कहते हैं, बिल्कुल। बट उम्र के साथ वो सब बदलना पड़ता है। फैमिली के लिए आपको चेंज करना पड़ता बिल्कुल है, अडेप्टेबल आपको होना चाहिए। अडेप्टेबल होना पड़ता है। बिल्कुल। तो वही 4 लोगों की है कहानी ये, 4 दोस्तों की। 4 दोस्तों की। उन दोस्तों के बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? कैसे, कहाँ के दोस्त हैं, कॉलेज के हैं, आपके बैंकिंग सेक्टर नहीं के हैं? नहीं, मैं ये क्लियर कर दूं, हाँ, ये पूरी फिक्शनल है। अच्छा फिक्शनल। हाँ, फिक्शनल बुक है। एक किसी की स्टोरी नहीं है, उसको मतलब छोटे छोटे किस्सों अच्छा को गोवा को बिल्कुल। 4 लोगों पे लाके पिरोया गया है। अच्छा। अब उसमें यही 4 लोग जब जाते हैं गोवा तो एकदम से जैसे वो कहते हैं ना, फ्रीडम मिली तो छुट्टा सांड हो गए। हम लोग वाह, क्या कानपुर में कहा जाता है कि बिल्कुल छुट्टा सांड हो गए। बिल्कुल। तो वही ये चारों वहां पहुंच के सारी अपनी टेंशन छोड़ के जीना चाहते हैं बस। अच्छा। उसी जीना चाहने में बहुत से मिस्टेक्स करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं कि मैन आर मैन, सुधर सकता नहीं। बिल्कुल। तो गलतियों से सीखने की जगह और गलती करते हैं, उन्हीं में है। फिर उसके बाद दोस्ती कैसे होती है, मतलब दोस्ती में एक दूसरे का साथ कैसे देना होता है। पता है कि मेरा दोस्त गलत जगह जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन उसका साथ देते हुए उसको सही रास्ते पे लाना, बिल्कुल यही दोस्ती होती है। और यही इस बुक में दिखाया भी गया है। ठीक है। तो ये पूरा फिक्शनल आपने पूरा 4 हाँ, कैरेक्टर्स पे पूरी बुक्स हाँ, को पिरोया है। हाँ। एक तरह से पूरा ऑथर आपने, मतलब कोई आपकी रियल लाइफ का कोई भी इसमें कुछ अंश नहीं है। हाँ, रियल लाइफ का बस इतना अंश है कि मैं 10 साल से गोवा जा रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे गोवा के बारे में एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस है। अच्छा। स्टोरीज वो फिक्शनल है। ओके गॉट इट। तो ईशान सर, जैसा कि आपकी ये जो बुक है, ये आपकी फर्स्ट बुक है, तो आपको कैसा रिस्पांस मिला इसका? आप पूरा इसको डिटेल में बताएंगे हमें? जी, बेशक ये मेरी डेब्यू बुक है, पहली ही बुक है। और रिस्पांस की बात करें तो सही बोलूँ, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फर्स्ट डे मैंने होली के एक दिन पहले शायद ये लाइव हुई थी। अच्छा। तो मैंने बस ऐसे ही अपने स्टेटस पे लगा के दोस्तों को भेज के बता के कि भाई लाइव हो गई है, देखना यार क्या सपोर्ट मिल सकता है करके, मैं रात को मैसेज करके सो गया था। अगले दिन उठा, मैंने अमेज़ॉन चेक किया, मैंने कहा देखो यार क्या है, कुछ क्या रिस्पांस आया? हाँ। तो देखा कि उस पर ऑर्डर ही नहीं ले रहा है। ओके। अब मैं बड़ा परेशान, दोस्तों के मैसेजेस पड़े कि ऑर्डर नहीं ले रहा, ऑर्डर नहीं ले रहा। मैंने अपने पब्लिशर को फ़ोन किया। ओके। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर फर्स्ट डे इतने ऑर्डर किसी बुक के नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग को उसको आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ गया, इसलिए ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं। ओके। तो मतलब अंदर बहुत से तो अच्छा लगा, रिस्पांस आया आपको? अंदर से तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ। लेकिन फिर मैं उस जगह मैं कहा भाई कैसे भी करो, क्योंकि शुरुआत में देखिए आपकी पेस जो पकड़ लेती है बिल्कुल। वो आपका आगे का फ्यूचर सेट करती है बिल्कुल बिल्कुल। बुक का। तो फिर लाइव हुई। फिर मैंने 2 दिन बाद पब्लिशर को पूछा क्या हुआ, कहते सर 500 निकल कॉपीज का ऑर्डर आ चुका है। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर एक दिन बाद पूछा, मैंने कहा भाई बढ़ रही है कि भाई रुकी हुई है? कहते सर 1000 हो गई, अब ज़्यादा ही आपने क्या कर दिया? मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, दोस्तों का प्यार है, साथियों का, बैंक के मेरे कलीग्स का प्यार है कि सबने जितना, मतलब खुद तो छोड़िए, अपने फैमिली में प्रमोट किया, फैमिली ग्रुप्स में किया, जो उनके कॉलेज के फ्रेंड्स थे, रिश्तेदार थे, सब जगह उन्होंने मतलब एक तरह से आपकी जो माउथ मार्केटिंग बहुत हुई। हाँ, आपके हाँ, फ्रेंड्स और आपके जो भी आपके कलीग्स थे। बिल्कुल बहुत अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिला मेरा फ्रेंड्स और कलीग से। उसी में 4th डे ही है बेस्ट सेलर कैटेगरी में 2nd नंबर पे पहुंच गई अमेज़ॉन पे। और प्राइम लिस्टिंग जिसको 10 से 15 दिन लगभग लगता है, 4th डे प्राइम लिस्टिंग में बुक रजिस्टर हो गई। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। हाँ, मुझे वही मैं कह रहा हूँ ना, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा इस बुक को। ओके। तो सर हमारे जो ऑडियंस है उसमें काफ़ी एस्पायरिंग ऑथर्स भी हैं जो अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे वो पब्लिशर्स के साथ कनेक्ट करें, क्या प्रोसेस होता है किसी बुक को लॉन्च करने का, तो इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे कठिन काम होता है एक नए ऑथर को मार्केट में आना। ओके।
क्योंकि जनरली आप अपना मैन्यूस्क्रिप्ट का सैंपल अच्छे अच्छे पब्लिशर्स को भेजोगे, बिल्कुल। वो जब देखते हैं कि अरे नया है, बहुत से लोग पढ़ते भी नहीं हैं ओके। और आपको एक रिप्लाई मेल आ जाएगा ऑटोमेटेड कि अभी हमारे पास बहुत इंगेज हैं हम काम में और आपको नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। ठीक है। मेरे साथ भी हुआ। बिल्कुल। तो एक दो मेरे जानने वाले थे जिनकी बुक पब्लिश हुई है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जा सकते हो। कंसेप्ट नया था, मुझे पता नहीं था कि ये होता क्या है। थोड़ा रिसर्च किया तब पता चला कि बहुत से इंडिया में इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउसेज हैं जो सेल्फ पब्लिश कराते हैं न्यू ऑथर्स के लिए। वो मतलब एक वरदान की तरह है। बिल्कुल। जब आपका कोई साथ नहीं देता है तब आपको ये सेल्फ पब्लिशिंग वाले आपका मोरल बूस्ट करके आपकी बुक को कैसे लिखा जाना है, देखिए आप अपने हिसाब से सबसे बेस्ट करके दे रहे होते हो, बिल्कुल। लेकिन उसको दूसरों के लिए बेस्ट कैसे करना है, उसकी कॉन्टेक्स्टिंग कैसे करनी है, कैसे क्या वो पैराग्राफिंग करनी है। वो जनरली आपके पास नॉलेज नहीं होती है, बिल्कुल। उसके लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा भी एक सेल्फ पब्लिशिंग से ऐसे ही टच बना। ब्लू रोज पब्लिशर्स हैं, वो अच्छा है, उनसे एक दो किताब उनकी मैंने पढ़ी हुई थी, देखा अच्छा काम है, उनसे टच में आया था। उनके काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं, किस तरीके से आप क्या करा सकते हैं। मैंने उनको अपने मैन्यूस्क्रिप्ट भेजी तो उन्होंने कहा कि आपकी ऑलरेडी काफ़ी रिफाइंड है, क्योंकि उनके पैकेजेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग दुनिया भर का, मतलब आप हल्के से भी राइटर कह दो कि मैं हूँ, अच्छा। वो बना देंगे आपको। ओके। हाँ, लेकिन चार्जेस बहुत हैवी होते हैं। ओके। तो उन्हीं की तरफ से पब्लिकेशन मैनेजर जो मेरे थे, उनका सजेशन आया कि सर आपको ज़रूरत इतनी है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि आपकी प्रिंटिंग हो जाए, लिस्टिंग हो जाए, लॉजिस्टिक्स देखने के लिए, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सब जगह भाग भाग के सब काम कर सकूं। ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट थे। हाँ, तो इसलिए मैंने उनसे बात की, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से किया और फाइनल बुक आई। अच्छा। हाँ, अभी भी उनका सपोर्ट रहता है। अच्छा, अभी भी आपको अगर कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाइक अमेजोन पे अगर कभी आप बता रहे थे कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे जो भी टैकल्स इश्यूज आते हैं हाँ, उनको वो लोग बिल्कुल टैकल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो ईशान सर, आप हमें ये बताइए कि गोवा घूमने का अगर किसी को घूमना है तो वो कब जाए वहाँ पे, और जैसा कि आपने बताया कि आप ऑफ सीजन जाते थे, तो ऑफ सीजन कब होता है और बेस्ट टाइम क्या है गोवा विजिट करने का? देखिए, जैसे मैंने बताया कि गोवा मेरी वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है, ठीक है। और गोवा जाने का कोई भी गलत टाइम नहीं है। अच्छा। हाँ, सारे सही टाइम है। ओके। आपकी प्रेफरेंस क्या है? ओके। आप एस्केप टू गोवा कर रहे हो बिल्कुल। तो आप जाइए ऑफ सीजन में। बिल्कुल शांत बीचेस, रिलैक्सिंग माहौल। ये ऑफ सीजन आप मान लो फेब के बाद से अप्रैल में तक खूब शांत रहता है। आपको लोग एक्नॉलेज करेंगे वहाँ पे, आपके हिसाब से चीज़ें वहाँ पे होंगी। अच्छा। जनरली आदमी क्या चाहता, ओवर प्राइस्ड भी नहीं रहता होगा उस मेन चीज़ ओवर प्राइस नहीं रहता है, सारे होटल्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। हाँ, और ये जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि हम जाएं न्यू ईयर मनाएंगे गोवा में। अच्छा। बहुत से लोग कॉन्सर्ट करने जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे सेलिब्रिटी के कॉन्सर्ट्स होते हैं तो उसके लिए जाते हैं। हाँ, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे, उसमें जाते हैं उस टाइम। लेकिन उस टाइम पे मैं उस टाइम पे भी गया हूँ, जब 10 बार गया हूँ, तो हर महीने के हिसाब भी होता है बहुत बड़ा। हाँ, हर चीज़ एक्सप्लोर की है वहाँ पे। उस टाइम इतनी बुरी स्थिति होती है, न्यू ईयर में आप चले जाओ, सब कुछ ओवर प्राइस्ड आपको। अच्छा, लेकर बहुत फेमस है, तो कानपुर वालों के लिए आप थोड़ा बताएंगे अगर वो लोग आऊँगा, अभी उस पे भी आऊँगा। तो उस पे क्या है कि जैसे पब्स है, आपको पब जाना अच्छा लगता है, आप 100 लोग उस जगह पे उछल रहे होते हैं जहां आप 10 के साथ एंजॉय कर सकते हो। ओके। तो वो मतलब फिर 100 लोगों की भीड़ में उतना एंजॉय नहीं हो पाता है। आप जाम में फंस रहे हो, आप कहीं फंस रहे हो, गाड़ी लेके जाओगे, स्कूटी लेके जाओगे, लोग अजीब टाइप के भी आ जाते हैं, होटल्स अवेलेबल नहीं मिलते होंगे। होटल्स अवेलेबल नहीं है। वैसे मैं तो कहूँगा कि गोवा जाएं तो होटल से ज़्यादा वहाँ पे एक बहुत अच्छा कल्चर है, विलास और प्राइवेट विलास आपको मिलते हैं।
प्राइवेट आपको 2 BHK अच्छी अच्छी सोसाइटीज होम में स्टेज भी होंगे? होम स्टेज मिल जाते हैं, आप उनको प्रेफर करो, फ्रीडम आपको रहती है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो चीज़ों को, कोई आपको टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। आपके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि लिकर की आपने बात की। बिल्कुल, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के यूथ के लिए। क्योंकि वहाँ पे काफी सस्ती है दारू, हमें लग रहा है। हाँ, सस्ती है, अब उतनी नहीं रह गई है क्योंकि 10 साल में ट्रांजिशन मैंने अच्छा। देख लिया है। शुरुआत में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, अब अच्छा। उतना नहीं रह गया, लेकिन तब भी और मोस्टली लोग गोवा इसीलिए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा। लेकिन गोवा में पता नहीं क्या वहाँ की हवाओं में है कि वहाँ के पानी में है, जो आदमी यहाँ पे 180 ml पी के हल्का सा लहर जाएगा, वो वहाँ को 360 पी जाए और मस्त दारू enjoy में करे। दम नहीं है, मतलब वहाँ की दारू में दम नहीं है। दारू के में दम की बात नहीं है, वाइब में बहुत दम है। अच्छा, वाइब गोवा में की बहुत वाइब दम में है। बहुत दम थोड़ा है। कंपटीशन चलता होगा दोस्तों के हाँ, बीच में कि यार मैं तो नीट पी लूंगा भाई हाँ, आज, इस तरह का ना। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की वाइब में इतना दम है कि वो आपको सेंस नहीं खोने देगी। अच्छा, आपको एंजॉय फुल कराएगी, लेकिन सेंस नहीं खोने देगी। बिल्कुल। तो गोवा का यही बहुत अच्छा लगता है। खैर, लिकर ऑफिशियली मैं कह रहा हूँ नहीं कंज्यूम करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मैंने एक टाइम पे किया था, अच्छा, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज फेस किए। मेडिकल इश्यूज आपने जो मेडिकल बताए। इश्यूज, हर समय एक एज में सब कुछ अच्छा लगता है, बट एक एज के बाद आपको अपने हेल्थ कंट्रोल, पे थोड़ा हाँ, ध्यान थोड़ा देना ध्यान चाहिए। देना चाहिए, इन चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। तो गोवा में जैसा कि आपने बताया कि लिकर एक है, और क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक हैं? थोड़ा लड़कियां वड़कियां आप कुछ बताना चाहेंगे? सब बता देंगे तो क्योंकि फिर आपकी बुक में भी मैंने देखा कि वहाँ इसका जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरीके से एक मैं रिव्यू पढ़ रहा था अपने ओके। बुक अमेजोन पे, तो उसमें लिखा था कि ये बुक में व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन गोवा, इसका बड़ा अच्छा अच्छा, विवरण है, एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन है। तो ये चीज़ है कि देखिए, गोवा में हर टाइप का आपको प्रलोभन मिलेगा। बिल्कुल। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे लेना है। आपके साथ फ्रॉड्स भी बहुत होंगे, क्योंकि जनरली बॉयज ट्रिप बनती है गोवा की, फैमिली ट्रिप बहुत कम ही, 1 ही 2 बार कोई जाएगा तो जाएगा, और बाकी बॉयज ट्रिप ही बनती है। तो हर ग्रुप में एक आध ओवर इंथुजियास्टिक लड़का होता है कि जिसको सब कुछ करना सब होता कुछ है, करना है। और वो उसके चक्कर में बाकी 3 को भी सब कुछ करना पड़ता है। ओके। तो वहाँ पे प्रलोभन बहुत मिलेंगे। आपको देखना है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बुक में भी मैंने दिखाया, यही विवरण दिया है, अच्छा, चित्रण दिया। प्रोस्टिट्यूशंस का भी आपने काफी एक्सप्लेन किया है इसमें। जी जी जी, क्योंकि गोवा को जनरली बॉयज से ज़्यादा लड़कियां इस चीज़ को लिंक करती हैं कि गोवा में तो प्रोस्टिट्यूशन ही होता है। अगर आप अपनी वाइफ से बोल दो कि मैं दोस्तों के साथ गोवा जा रहा हूँ, तो उसके फर्स्ट थॉट बैक ऑफ द माइंड यही आता है कि अरे यार, वहाँ तो इतना इट्स प्रोस्टिट्यूशन। लाइक इंडिया का बैंकॉक। हाँ, इंडिया का बैंकॉक। ओके। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, होता है ऐसा भी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गोवा धार्मिक सिटी है। सत्संग सुनने जाते सत्संग हैं लोग। सुनने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब वो सबके, एक टाइम आउट होता है, हाँ, और जो लोग वहाँ पे लेना सबके चाहते हैं। अपने अपने एंजॉयमेंट की लिमिट्स हैं, वो सबको अपनी अपनी पता होती है कहाँ तक एंजॉय करना है, कहाँ तक नहीं करना है। बिल्कुल सर। सो शान सर, आपने जैसा प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बताया अपनी बुक में, तो आपको लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन सही है इंडिया में? देखिए, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा। और बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है। देखिए, जो प्रोस्टिट्यूशन है आज से नहीं है। इंग्लिश में इसको प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, हिंदी में इसको वैश्यावृत्ति कहते हैं, उर्दू में तवायफ कहते हैं। वाह। यानी हर शब्दावली में इसका एक स्थान है, यानी बहुत पुराने समय से ये चल के आ रहा है। तो अब अगर हमारे पूर्वज कर रहे थे, इसको जस्टिफाई कर रहे थे, राजा महाराजा थे उस समय भी होता था। बस क्या है कि प्रकार बदल गया है, अब उसको एज अ बिजनेस हो गया है, उसमें गलत लोग आ गए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोस्टिट्यूशन के नाम पे होता है, आपका अंडर एज बच्चे इसमें घसीटे जाते हैं, जो कि गलत है। जो कि गलत है। फॉरेन में भी प्रोस्टिट्यूशन है, लीगल है,
लीगली वहाँ होता है। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि अगर प्रोस्टिट्यूशन लीगल कर दिया जाए तो शायद ये जो रेप के केसेस आजकल हम लोग देखते हैं, हाँ, कुछ लोगों का मत है ये। हाँ कुछ लोगों का ये मत है कि ये कम हो सकता है। बिल्कुल। देखिए एक साइंटिफिक भी फैक्ट है कि अगर आप देखिए ये नेचुरल फैक्ट है कि मेन है, उसके हार्मोन्स हैं, रिलीज होते हैं। अगर आप उसका वे आउट मिल जाता है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को कि किसी ने रेप किया वो सही किया, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। ये विकृत मानसिकता की पहचान है जो लोग रेप करते हैं। बट हो सकता है कि उनको लेट आउट करने का अगर कहीं जरिया होता तो शायद उतनी हैवानियत, जैसे निर्भया कांड में हम लोगों ने देखा कि वो हैवानियत थी, बिल्कुल। रेप को भी संज्ञा नहीं देंगे, वो हैवानियत थी। इस तो तरह के केसेस कम हो सकते हैं। इस तरह के केसेस कम हो सकते हैं। दूसरा पक्ष वही है कि अगर हम लीगलाइज कर देंगे तो अपने यहाँ कानून के तोड़ मरोड़ करने वाले लोग बहुत आसानी से तोड़ मरोड़ कर लेते हैं। बिल्कुल। हम लीगलाइज कर देंगे तो हो सकता है वो अंडर एज लड़कियों को प्रेशराइज कर दे। जैसे लखनऊ में एक गांव है, नट गांव करके है, वहाँ का पूरा गांव नट लोगों का बेस्ड है। उनके यहाँ ये प्रोस्टिट्यूशन बिल्कुल मतलब आम चीज़ है, पूरे फैमिली करती है, बच्चे बड़े जैसे हल्के से हुए वो भी पेश किए जाते हैं। तो इस पे मैंने रिसर्च काफ़ी की है, मैंने पढ़ा है काफ़ी कुछ, ज़्यादातर गलत चीज़ें ही सामने आई हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सारी चीजें जो आपने जिक्र की ये क्या बुक में भी है? बुक में भी है। अच्छा। बुक में भी काफ़ी कुछ है कि इसी फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छा। मजबूरी में भी हैं, हम्म, कुछ अपनी मर्जी से भी हैं। ठीक है। तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इसको आप ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते, ये ग्रे एरिया है और ये अपना सोशल स्टिग्मा है कि ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नाइस। तो ईशान सर, जैसा कि आपने बताया सारी नॉलेज दी प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, तो क्या आप कभी इन्वॉल्व हुए हैं इन सारी चीजों में? क्या चाहते हैं कि घर जाके तलाक हो जाए या मैं घर जा ही ना पाऊँ? तो है तो पापा आपके एडवोकेट, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, यू कैन ऐसा फाइट ऐसा इन कुछ कोर्ट्स। नहीं है। एक्चुअली ये सब मेरे घर में मैं कभी कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, ओके। तो इन इंसिडेंट्स को भी बताने में कोई शर्म नहीं है या कोई वो नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि लोग यहाँ से एकदम से जब घर से छूटते हैं तो छुट्टा साण हो बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही 2007 में जब घर से बीटेक करने गाजियाबाद पहुंचे तो हम लोग भी छुट्टा साण की तरह हो बिल्कुल गए। बिल्कुल। जिसने जो कहा, मतलब ना किसी चीज के लिए था, ये पता है गलत है, लेकिन भाई ने बोल दिया तो करना है। करना है। तो ऐसे ही डिस्कस हुआ दोस्तों में कि हमारा कॉलेज था मोदी नगर, मेरठ के पास में था। मेरठ में एक जगह थी, क्या कहलाती, कबाड़ी बाजार। अच्छा। हाँ, तो एक बार हम लोग बैट लेने गए थे। ठीक है। तो बैट बहुत अच्छे मिलते हैं मेरठ में, तो क्रिकेट के दोस्तों का शौक था, मैं भी चला गया। बैट लेके आए, बताया कि भाई मेरठ से लेके आए। तब तक एक वहाँ का लोकल का बंदा भी था हम लोग के साथ फ्रेंड सर्कल में। अच्छा। उसने कहा यार मेरठ गए हो, तुम लोग एक्सप्लोर नहीं किए? अच्छा। हमने क्या एक्सप्लोर करना था? कहता रेड लाइट एरिया है वहाँ पे। वाह। हमने कहा ये क्या होता है? तो उसने बताया रेड लाइट एरिया मतलब प्रोस्टिट्यूट वहाँ पे होती है और मतलब बड़ा लीगल है, ये है। अच्छा भाई, ये तो मतलब टैबू होगा आपके लिए हाँ था टैबू। और वो लाइफ का वो फेज होता है कि जहाँ आपको सब कुछ करना है, सब कुछ एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस सब कुछ लेना है। तो ऐसे ही बैठे थे 4-5 दोस्तों को, भाई चलते हैं। वाह, क्या प्लान है। तो हुआ कि कहाँ चलते हैं, कि भाई जो इसने बताया ना, देख के आते हैं, है क्या। देख के आते हैं। हाँ। गजब। तो ठीक है चलो, भाई ने बोल दिया चलना। 30 रुपए बस वाला लेता था। अच्छा। बस पकड़ी, पहुंच गए। अब आप उस समय 2007 में मान लीजिए यही 19-20 साल के लड़के, मूछें भी सही से नहीं आई, अंदर से हाथ पैर ठंडे। अब पता नहीं कि जाना लेकिन किस, प्यूबिक के हार्मोन स्टॉप हाँ हार्मोन स्टॉप पे। पे। हाँ। अब वहां पहुंच के पूछे कि जाना का, बस ने तो उतार दिया चौराहे पे, अब कहाँ जाना, किस गली जाना, अनजान इलाका। और उस जगह को आप दिन में जहाँ बता नहीं सकते कि ये रेड लाइट एरिया है। नीचे पूरी दुकानें हैं, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है। बगल में पुलिस चौकी, सबसे पहले पुलिस चौकी आपको दिखती है। तो आधा हार्मोन जो बूस्ट कर रहे होते हैं वो थोड़े डाउन मारते हैं कि यार ये तो पुलिस है यहाँ पे।
फिर हिम्मत जुटा के नहीं नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा करते हुए पहुंचे कि ये एक बार देखना है होता क्या है। आज तक कभी सुना नहीं था, बस मूवियों में देखा था कि डांस हो रहा है ये वो। तो हम लोग गए, मतलब वो एक्सपीरियंस आज तक नहीं बता सकता मैं आपको कि हम 4 लड़के थे, एक बॉडी बिल्डर था, मैं उस समय बहुत बल्की होता था, बल्की था। हम लोग सड़क से जा रहे थे, अच्छा ये नहीं पता था कि फर्स्ट फ्लोर पे छज्जे से लोग झांक रहे होते हैं। और एक बहुत ही सुंदर बिल्कुल गोरा, मतलब लड़का, हम लोग उसको लड़की ही बुलाते थे, इतना वो गोरा चिट्टा बिल्कुल, ना दाढ़ी मूछे। एकदम से ऊपर से आवाज आई, ए चिकने। हम लोग एकदम से, मतलब लड़के क्या हुआ, ये कौन बुलाया। तब तक दूसरी आई, ए सलमान खान, बॉडी बिल्डर वाला। अच्छा। तीसरी आई, ए गोलू, क्योंकि मैं मोटा था उस समय। अच्छा। हम लोगों ने देखा, आका देखा ऊपर लाइन से लड़कियां खड़ी। अच्छा। और छी छी, इधर आ, ये आ, वो आका। अब मतलब जो हार्मोन उछल रहे थे वो इतनी कहाँ गायब हो गए कि मतलब हिलने का मन नहीं कर रहा कि क्या करे, कहाँ फंस गए हम लोग। डर गए, बहुत ज्यादा डर गए कि अगर यहाँ गलती से फंस गए। और सामने पुलिस चौकी दिख ही रही थी। बिल्कुल। तो डबल पुलिस का तो भाई सभी को डर होता है, और पता है कि ये चीज गलत है, नहीं करनी चाहिए, तो डबल डर। अब बोला, और कॉलेज पढ़ने आए, अगर पकड़ गए तो फादर तो इतना मारेंगे कुछ कहने को नहीं। बिल्कुल। अब जो था कि चलते हैं भाई, चलते हैं, कॉलेज चलते हैं। सबसे पहले जिन भाई का हार्मोन सबसे ज्यादा उछला था वही बोले, भाई गलती हो गई, वापस चले क्या। हमने कहा भाई यहाँ से निकल लेंगे, कहे धीमे 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 चलते हैं। अच्छा। और जहां गली दिखी वहां घुस के भाग जाएंगे यहाँ से। चले, और आवाजें तेज होने लगी और हम लोग का डर बढ़ता गया। अच्छा। करते करते कैसे भी एक दुकानदार में अंकल बैठे थे, उम्र दराज थे, पता नहीं क्या होगा, उनसे बोले अंकल गलती से आ गए, बहुत डर लग रहा है। कहें बेटा चले जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो उन्होंने आपको एस्केप करा दिया। हाँ, एस्केप करा दिया। वो दिन है और आज का दिन है। कभी दिमाग में सेकंड थॉट प्रोस्टिट्यूशन या किसी को लेके लाहे ही नहीं। अच्छा। वो ही एक्सपीरियंस इतना डरावना हो गया कि कभी दोबारा कभी सोचा ही नहीं कि भैया इसे भी कुछ करना है। बिल्कुल। और इसमें जो स्टोरीज है वो वहीं पे लोकल, अभी भी मैं जा रहा हूँ लोकल से ही टच में रहता हूँ। एक आसिफ करके है जो कार और स्कूटी रेंटल्स में हम लोग को देता है, तो उसको जाने के पहले फोन कर दो, वो सारा अरेंजमेंट करके रख देता है। हाँ, एयरपोर्ट पे हम लोग के स्कूटी चाहिए हो या कार चाहिए हो वो आ जाती है। तो उससे ऑफ सीजन जाओ, वो भी खाली होता है, उसको बुला लिया शाम को, आओ आसिफ पार्टी करते, तो उसको भी इन्वॉल्व कर लिया। तो वो ये सब किस्से बताता है। एक रायन करके है, वो हम लोग को होम स्टेज प्रोवाइड करता है, तो उसको बुला लिया। तो आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बन गए। हाँ, 10 साल जाने क्योंकि आप बहुत बार गए, वही बताया ना नानी का घर, तो वो नानी का घर जैसा ही हो गया। तो वो नहीं, सबकी स्टोरी सुन सुन के कि क्या हुआ किसी के साथ, ये गए तो इनके साथ ऐसा हुआ, वो गए उनके साथ ऐसा हुआ, प्रैंक हो जाते होंगे, वो भी आपने वो इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। बहुत ज्यादा। ओके, तो ईशान सर के साथ हम लोग खेलने वाले हैं एक रैपिड फायर राउंड। तो इनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ जो स्पेशल हमारे ऑडियंस की तरफ से आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो गोवा है वहाँ पे गर्लफ्रेंड के साथ जाएं या फ्रेंड के साथ जाएं? फ्रेंड्स, डेफिनेटली फ्रेंड्स। मेल फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स? मेल फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आया है ऑडियंस की तरफ से वो ये है कि गोवा में बेस्ट फूड रेस्टोरेंट्स या कैफेज कौन से एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग? सबसे बढ़िया तो बागा के शैक्स हैं, अच्छा फूड सर्व होता है। और दूसरा मैं कहूँगा क्रेजी क्रैब्स। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए बेटर रहेगा? दोनों नाम से बच जाइए, दोनों के लिए बहुत अच्छा फूड है। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आया है ऑडियंस से वो ये आया है कि अगर आपको गोवा एक्सप्लोर करना है तो स्कूटी बेटर रहेगा, मतलब 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर? अगर आप ऑफ सीजन जा रहे हैं तो कार लीजिए, क्योंकि उस समय हीट बहुत होगी। ओके। तो टैनिंग इतनी हो जाएगी कि वापस आएंगे पहचान नहीं पाएंगे। और बाकी सीजन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली स्कूटी लीजिए, नहीं तो आप जाम में ही फंसते रहोगे। ओके। और चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि गोवा के कुछ हिडन बीचेस जो आप बताना चाहें ऑडियंस को। जनरली लोग जाते हैं नॉर्थ गोवा की तरफ ही, कि उनको सबको पता है बागा, कैंडोलिम, अंजुना। 2 बीचेस ऐसे है, एक हुआ आपका वेगेटा। ओके। अगर आपको फॉरेनर्स चाहिए देखने, आराम बोल्ड। और तीसरा बिल्कुल शांत बीच है,
बटरफ्लाई बीच, ये साउथ गोवा में पड़ता है, जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। बिल्कुल शांत जगह है, बहुत अच्छे बीचेस है वहाँ पे। और आपके फेवरेट डेस्टिनेशंस कुछ बताइए जो गोवा में एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। फेवरेट डेस्टिनेशन एक अगोड़ा फोर्ट, अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो तो एक वो वाला मोमेंट बनता है, वो दिल चाहता है वाला। अच्छा। हाँ, कि वो समुंदर सामने से जा रहा है, वो अगोड़ा फोर्ट पे ही शूट हुआ है। और वो लोकेशन भी बहुत काफी प्यारी है, फोटोजेनिक होगा। फोटोजेनिक है, बहुत अच्छी लोकेशन है। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम बजट टू एक्सप्लोर गोवा? अगर आप फ्लाइट्स हटा दें, क्योंकि फ्लाइट का रेट वेरिएट करता है, तो पर डे विद स्टे, आप अगर लड़कों के साथ जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो आप 1000-1500 में भी कर सकते हो पर डे। पर डे। वेरी चीप। हाँ, फैमिली के साथ ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा सा होटल अच्छे चाहिए होंगे, क्योंकि लड़कों दोस्तों के साथ आप आपको होम स्टेज वगैरह होम ले स्टे, सकते हैं। हॉस्टल्स, बहुत ऑप्शंस हैं, चीप ऑप्शंस है, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, तो ईशान सर आपके अकॉर्डिंग दोस्त अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? दोस्त ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, दोस्त सिर्फ और सिर्फ कमीने होते हैं। लेकिन उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, आपकी कॉपी सारी बिकवा दी, फिर भी आप ऐसा बोल रहे अभी भी ऐसे हैं हैं? जो कह रहे हैं कि बुक तब लूंगा जब साथ में आओगे, पार्टी दोगे, अच्छा, तब तुम्हारी बुक ऑर्डर तो करूंगा। सक्सेस पार्टी दीजिए उन्हें आप। हाँ हाँ, जल्दी जा रहा हूँ उन लोगों से ही मिलने। तो ऑडियंस हमारी देख रही है बुक, तो उनके लिए आप, मैं बता दूं कि ये जो आपको बुक है वो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, बेस्ट सेलर है। आप सर्च करें एस्केप टू गोवा, आप ऑर्डर करें, बहुत अच्छी बुक है और आप पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाली है।